नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज अपनी बात जो होगी वो छंद को लेके होगी। देखिए, छंद का अर्थ आज जो है हम समझेंगे यहाँ पे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो छंद के जो अंग हैं उसको लेके यहाँ पर जो है वो बात की जाएगी। और छंद के जो प्रकार है वो इस क्लास में न होके अगले वाली जो क्लास होगी उसमें उसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आज जो है दो चीज़ों पे ज़्यादा अपना फोकस रहेगा। छंद का अर्थ, छंद के अंग, और ये सब जो है आपको इतनी सरल भाषा में इतने सरल शब्दों के माध्यम से समझाया जाएगा कि आप कभी भी जो है इसको भूलेंगे नहीं। यानी छंद आपके लिए इतने दिनों तक जो एक मुसीबत रही होगी मेरे ख्याल से, तो इसको जो है आज इतने सरल शब्दों में हम जो है स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, छंद जो शब्द है वो अपने संस्कृत की एक धातु है जिसका नाम है चद, या जिसको छद धातु के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें प्रत्यय जो है वो जुड़ा है अशुन, अशुन प्रत्यय के योग से। यानी मैं बात करूं, छद के साथ में जुड़ा है क्या, अशुन जुड़ा है, तो इससे जो है वो बना है छंद। क्या बना है भाई, छंद बना है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ को लेके मैं बात करूं कि इस छद या चद धातु जो है वो अश्वन प्रत्यय के योग से जब बनती है छंद, तो इसमें इसका जो अर्थ रहेगा वो रहेगा आह्लादित करना, यानी मन में खुशी उत्पन्न होना, प्रसन्न करना, बांधना या आच्छादन करना। आच्छादित करने का मतलब होता है ढकना, ढकना, आच्छादित करना ढकना होता है। लेकिन बांधना जो है वो यहाँ पर इसका मेन अर्थ जो है वो यहाँ पर रहेगा। अगली एक परिभाषा दी गई है यास्क के अनुसार। क्या दिया गया है कि छंदासी छादनात्, छंदासी छादनात् अर्थात जो भावों को आच्छादित करे, भावों को ढकने का जो प्रयास करे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है छंद। ठीक है, चलिए छंद शास्त्र के जो प्रथम और जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आचार्य पिंगल। अब ये जो विद्वान है वो माने जाते हैं संस्कृत के। ठीक है, ये किसके माने गए हैं, संस्कृत के माने गए हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। आचार्य पिंगल जो है वो इसके प्रवर्तक भी हैं और प्रथम आचार्य भी माने गए हैं। ठीक है, छंद शास्त्र की बात हो रही है। अब आचार्य पिंगल की जो रचना है उसका नाम है छंद सूत्र। ये सर्वप्रथम जो रचना मानी जाती है छंद शास्त्र की, छंद की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, छंद सूत्र है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं छंद का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा। तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन या बांधना। ठीक है, ये रहेगा इसका शाब्दिक अर्थ। चलिए, इतनी शब्दों में मेरे ख्याल से आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अपना टेलीग्राम चैनल है HS स्टडी टॉक के नाम से ही है। ठीक है, तो उसको आप जो है ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इनका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे मैं बात करूं, देखिएगा वेद के जो है वो छह जो है अंग माने गए हैं। वेदों की हम बात करें, सबसे पौराणिक ग्रंथों में से एक माने जाते हैं वेद। 4 वेद थे अपने, चारों के नाम आपको पता होगा अगर आप SST पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे 6 अंगों को लेके बात करूंगा कि वेद के जो अंग माने गए हैं वो 6 माने गए हैं। 6 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, और पांचवा रहेगा छंद, और छठा रहेगा ज्योतिष। देखिए, शिक्षा जो है वो मानव शरीर का जो बताया गया है वो नासिका को क्या बताया गया है, शिक्षा बताया गया है। कल्प को दोनों हाथों के रूप में मान्यता मिली है। व्याकरण का मतलब जो है मुख स्वीकार किया गया है। निरुक्त जो है वो दोनों कान रहेंगे। और छंद, ये चीज अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि छंद को जो है दोनों पैर माने गए हैं, दोनों पैर जो है वो छंद कहे जाते हैं। और ज्योतिष जो है वो दोनों नेत्र माने गए हैं। चलिए आगे हम बात करें। आगे देखिएगा, ये ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको इन सभी के नाम वगैरह याद हों, लेकिन ये एक जनरल नॉलेज की दृष्टि से अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। चलिए, अब यहाँ पे ये सारा जो आपको बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की परंपरा जो है वो रीतिकाल से मानी जाती है। और रीतिकाल का समय आपको याद रखना है 1300 से 1700। ठीक है, ये रीतिकाल का समय था। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें अपन गहराई से इसकी चर्चा कर लेंगे। ये कॉमन थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको मोटा मोटा याद रखना है।
आगे देखिएगा, छंद शास्त्र की परंपरा कब से शुरू है? रीतिकाल से। प्रश्न आ सकता है। अगला है, छंद शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ जो है वो आचार्य केशवदास का नाम है छंदमाल। प्रथम उपलब्ध ग्रंथ की बात है, ठीक है, वो है आचार्य केशवदास का छंदमाल। ठीक है, अन्य ग्रंथों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि छंद आप जब पढ़ रहे हो तो छंद के जो अन्य ग्रंथ हैं और उनके जो लेखक हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो पहले हमारे लेखक रहते हैं मतीराम। इन्होंने जो छंद शास्त्र के लिए जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है छंदसार पिंगल। इसके अलावा दूसरे हमारे रहते हैं सुखदेव मित्र, इनका लिखा हुआ है वृत्ति विचार। तीसरे हैं हमारे भिखारी दास जी, जिनका है छंदार्ण, ये जो रहेगा वो इसका प्रमुख ग्रंथ है छंद शास्त्र का। नारायण दास जो है उन्होंने लिखा है छंदसार के नाम से, और हरिदेव जी जो है उन्होंने लिखा है छंद पयोनिधि, और जगन्नाथ प्रसाद भानु जी ने लिखा है छंद प्रभाकर, और नारायण प्रसाद जी जो है उन्होंने लिखा है पिंगल सार। इसके अलावा हमारे 8वें जो लेखक हैं वो रह गए राम नरेश त्रिपाठी, इनकी जो रचना मिलेगी छंद शास्त्र से संबंधित पद्य रचना। तो ये थोड़ा सा सवाल यहाँ से बनता है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं छंद की परिभाषा को लेके कि छंद की परिभाषा क्या होती है, किसे छंद कहते हैं। देखिएगा, जिस रचना में गौर करना है कि जिस रचना में मात्राओं का पता होगा आपको, नहीं भी पता है तो फिर इसमें आगे आएगा, सारी डिटेल से बात करेंगे। वर्ण, देखो मात्राएं हैं, वर्ण है, गति, यति आदि नियमों का ध्यान रखकर अगर कोई शब्द योजना तैयार की जाती है तो उसको कहा जाता है छंद। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि मात्रा, वर्ण, गति, यति जो कुछ भी है इन सबको ध्यान में रख के अगर कोई शब्द योजना तैयार की जाती है तो उसको छंद कहा जाता है। छोटी परिभाषा याद रखनी है तो निश्चित मात्राओं और वर्णों के बंधन को ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। देखिएगा इसमें ये जो सारे शब्द यहाँ पर बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपको यहाँ पर आगे जो है बढ़िया से करवाए जाएंगे। चलिए अगली हमारी लाइन रहेगी कि छंद एक ऐसी रचना है जिसको पढ़कर सुनकर मन आच्छादित हो जाए, यानी मन चारों ओर जो है वो प्रसन्नता से झूम उठे, तो वो कहलाती है छंद। देखिएगा, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम उल्लेख इसका कहाँ मिलता है, तो वो आपको बताना है ऋग्वेद में, क्योंकि वेदों में से, चारों वेदों में से प्रथम वेद जो माना गया है वो ऋग्वेद माना गया है, और ऋग्वेद जो रहेगा उसमें छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए आगे है कि ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में भी देखिएगा जो पुरुष सूक्त है उसमें छंद की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी गई है? यज्ञ पुरुष से मानी गई है। किससे मानी गई है भाई? यज्ञ पुरुष से। ये भी अपने लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, इम्पोर्टेंट जो है बिंदु रहता है। अगला रहेगा कि कात्यायन जो है इसकी परिभाषा किस प्रकार देते हैं कि यद क्षरप परिमाण है तच्छंद है, अर्थात जिसमें अक्षरों का परिमाण हो और वर्णों की संख्या नियत हो। अक्षरों की संख्या उसमें निश्चित होगी, वर्णों की संख्या उसमें निश्चित रहेगी, तो वो क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। अब इम्पोर्टेंट लाइन है कि छंद को लिखना, पढ़ना, उसका गायन करना, सुनना आदि सभी क्रियाएं जो होती हैं वो आनंद देने वाली होती हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसमें समायोजन, या मैं बात करूं कि उसमें इसी तरह से उसको बांधा हुआ होता है, उसमें इसी तरह का बंधन होता है जिसके कारण अगर आप लिखते हो तब भी बड़ा मजा आता है, पढ़ते हो तब भी बड़ा आनंद आता है, और गाते और सुनते समय भी बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मैं बात करूं कि बुंदेले हर बोलूं के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, छंदबद्ध रचनाएं हैं, तो छंदबद्ध रचनाओं को पढ़ना, गाना, सुनना, लिखना, यहाँ सब कुछ जो है वो आनंदमय रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, छंद के जो अंग हैं, अंगों की संख्या निश्चित नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है इसको पढ़ लें। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे छंद के जो अंग बनते हैं उन सब को लेके मैं यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहला मैंने यहाँ पर जो रखा है वो रखा है चरण। देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा संस्कृत में है, थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ज्ञेय पदय पाद है चतुर्थो अंश है, यानी सामान्यतः प्रत्येक छंद जो होता है उसमें 4 पंक्तियां तो होती ही होती हैं, इसको कहा जाता है चरण। याद रखना है भाई, ये चीजें आपको जितनी अच्छे ढंग से क्लियर होंगी उतना ही आपका ये जो टॉपिक है छंद वाला वो क्लियर होगा। देखिएगा,
प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं और इसी को क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है। अब चरण के कुछ अन्य नाम भी हैं, या तो आप इसको पद कह दो या पाद भी कह सकते हो। दोनों में से दोनों ही शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार। और प्रत्येक चरण में जो है मात्राओं की गिनती भी क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मैं बात करूं कि चौपाई में 2 चरण होते हैं, कुंडलिया में आपको 6 चरण भी मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 4 ही हो, लेकिन 4 होते हैं। ठीक है, चलिए सामान्यतः बताया है, सामान्यतः कितने होते हैं, 4 होते हैं चरण। समझ में आ गई बात चरण वाली। चलिए अभी मैं बात करूंगा यति को लेके। देखिए यति क्या होता है कि यति का जो अर्थ होता है वो होता है ठहरना। यति, यति विराम को भी कहते हैं, ठहरने को भी क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यानी ठहरना क्या कहलाता है, यति कहलाता है। किसी चरण को बीच निश्चित ठहराव यति कहलाती है। यानी कोई चरण आप पढ़ रहे हो और उसके बीच में आपको रुकना है। जैसे मैं बात करूं, लिख देता हूं कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम लगाया है, यहाँ पर अल्प विराम लगाया है। तो यहाँ पर मैंने 2 जगह ठहराव किया है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, ये उसकी यति कहलाएगी। ठीक है, और ये एक चरण हो गया, ये इसकी यति हो गई। अब यति के लिए चरणों के बीच में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पर किया है मैंने और एक यहाँ पर किया है, 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। इससे छंद की जो वाचन यानी उसको बोलने की जो गति है, लय है, वो इसी से नियंत्रित होती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रुक गया थोड़ा सा, फिर मैंने कहा बिन पानी सब सून, तो उसके बाद में भी मैं रुका हूँ। चलिए समझ में आई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला अपना जो रहेगा वो रहेगा तुक। अब तुक अपने मारवाड़ी में जिसको आप कहते हो तुक्का, क्या कहते हो, तुक्का कहते हो। तो छंद के प्रत्येक चरण में अंत में सामान्य स्वरों वाले वर्णों की, समान स्वरों वाले वर्णों की आवर्ती होने को क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा था आपको, जब अलंकार पढ़ाए थे तो मैंने लिखा था कि काली काली, काली काली अलकों में, काली काली अलकों में, फिर नीचे मैंने लिखा था आलस्य, आलस्य मद नत पलकों में, आलस्य मद नत पलकों में। यहाँ पर देखिएगा ये में आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, में आ रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, तुक मिलना कहा जाएगा। तो छंद के प्रत्येक चरण में अंत में समान वर्णों वाले वर्णों की आवर्ती होती है, समान स्वरों वाले वर्णों की आवर्ती होती है, तो वहां पर होता है तुक मिलना। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अभी मैं बात करूं गति को लेके। देखिए छंद का पाठन करते समय जब आप पढ़ते हो छंद को, तो उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है गति। क्या कहते हैं, गति। देखिएगा कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदर से दशरथ अजर बिहारी। देखिएगा यहाँ पे बोलने का जो एक गति है, जो एक मैं बात करूं कि कहीं पे आप धीमा चलते हो, कहीं पे आप थोड़ा फास्टली चलते हो, तो वो कहलाता है इसकी गति। यानी धीमा और तेज चलना, ये जो लय उत्पन्न होती है उससे, उसी को कहा जाता है गति। जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव्य दशरथ अजर बिहारी, ये क्या हुआ, ये इसकी जो गति है, लय है, वो जो है इसकी थोड़ी सी डिफरेंट सी, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। चलिए मैं बात करूँ आगे मात्रा को लेके। ये अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब कितना है वो तो आगे देखिएगा, पता चल जाएगा आपको, इसलिए इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको कहा जाता है मात्रा। यानी कोई स्वर है या कोई भी वर्ण आप बोलते हो, व्यंजन है, तो उसको बोलने में, उसको उच्चारित करने में जो समय लगता है वो कहलाता है मात्रा। और मात्राओं के लिए सिर्फ जो है वो स्वरों का ध्यान रखा जाता है। बाकी देखो मात्राएं सिर्फ होती स्वरों की है और किसी की मात्राएं होती भी नहीं है, इसलिए सिर्फ स्वरों का ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं करना। आगे देखिए मात्राएं 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक है लघु या ऋश्व जिसको कहते हैं, दूसरा रहेगा दीर्घ या गुरु। तो नाम आप जो है मेरे ख्याल से ये लघु और गुरु वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि यही आपको बढ़िया से याद रहेगा। चलिए इसको हम अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ऋश्व स्वरों की मैं बात करूं, यानी अपना जो लघु स्वर है उनको लेके मैं बात करूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और इनकी मात्रा जो है वो 1 मानी जाएगी। ये ध्यान जरूर रखना है, जो लघु वर्ण होंगे, जो ऋश्व वर्ण होंगे, उनकी मात्रा कितनी मानी जाएगी,
एक मानी जाएगी। और इसकी मात्रा को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो उसके लिए ये जो खड़ी पाई है इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ये खड़ी पाई रहती है। अब देखिएगा कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल हैं। इसमें रहेगा ए, ई, उ, री। अब देखिएगा ये 4 ही ऋस्व स्वर हैं। आ नहीं आएगा, बड़ी ई नहीं आएगी, बड़ा ऊ नहीं आएगा और बड़ी री भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे मैंने कै लिखा तो कै में क्या मिला हुआ है, कै में मिला हुआ है ए, यानी मैं इसका वर्ण विस्तार करूं तो देखिएगा कै हलंत लगेगा प्लस ए। अब इसमें मिला हुआ है ए। अब इसकी गिनती नहीं होगी, गिनती सिर्फ इसकी होगी। गिनती किसकी होगी? सिर्फ इस स्वरों की। देखो लिखा है ना कि मात्रा सिर्फ किनकी होती है? स्वरों की होती है। पहले वाले पेज पे दिखाया था मैंने आपको कि मात्रा सिर्फ किनकी होती है? स्वरों की होती है। अब यहाँ पे ये स्वर रहेगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसका महत्व है। महत्व इसका रहेगा क्योंकि मात्रा इसकी है, ठीक है। तो इसकी मात्रा रहेगी एक, इसकी मात्रा कितनी रहेगी? एक रहेगी। तो ये ऋस्व के अंतर्गत आएगा। कै हो, चाहे मैं कहूँ कि मैं हो, चाहे पै हो, तो ये सब के सब क्या है? ये रहेगा। अब देखिए ई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पी भी कर सकता हूँ, छोटी पी लिखा है, छोटी ई है। अब इसके अलावा मैं छोटा ये बड़ा कू लगा दिया यहाँ पे। छोटा कू जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा कू आ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे क्री आ सकता है, तो क्री में भी री लगी हुई है, तो ये भी क्या है? एक मात्रा है। एक मात्रा गिनी जाएगी। इसकी कितनी मात्राएं गिनी जाएगी? एक मात्रा गिनी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। दीर्घ वर्णों को लेके मैं बात करूँ, इसको अन्य नाम जो है वो गुरु वर्ण नाम दिया गया है और इसकी मात्रा मानी जाएगी 2। कितनी मानी जाएंगी? 2 मानी जाएंगी। और इसको आपको कैसे प्रदर्शित करना है? इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको इस प्रकार जो एस का आकार है वो आपको प्रदर्शन के लिए आपको लगाना है, क्योंकि जब भी आप वर्णों के लगाओगे तो इस प्रकार जो है वो अपना फॉर्मेट चलेगा। कैसे भी है, जैसे ये यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, 2-3 भी लगातार आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा कौन कौन से वर्ण आपको मिलेंगे। आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, अंग है और ए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये रहेगा अनुस्वार। क्या रहेगा? अनुस्वार। अनुस्वार जो है वो क्या माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। अनुस्वार क्या माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। अगर मैं बात करूं विसर्ग की, ये अपना है जो है वो किस में आता है? विसर्ग में आता है। तो विसर्ग और अनुस्वार अगर किसी वर्ण के साथ में जुड़कर आते हैं तो उसकी मात्रा क्या मानी जाएगी? गुरु मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? गुरु मानी जाएगी। और ए, ऐ, ओ, औ ये भी क्या है? गुरु के अंतर्गत आते हैं। आ, ई, उ ये भी रहेगा बड़े वाला, ठीक है। समझ में आई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो कि आप इसको थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लीजिएगा, दोबारा से समझाने को मिल जाएगा आपको। चलिए अभी देखिए ये नियम आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नियम रहेगा कि मात्राएं केवल और केवल किसकी होती हैं? स्वरों की होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं बात कर दूं कि स्वरों की संख्या 11 है अपने। ए है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा, री रहेगा, ए रहेगा, ऐ रहेगा, इसके अलावा ओ है और औ, ये होते हैं। अब मात्राएं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की होती हैं, इसके अलावा जो कुछ भी है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। चलिए स्वर या स्वर युक्त वर्णों की होती है। अब जैसे मान लो इस ओ को आपको मिलाना है जैसे कै के साथ में, तो क्या लिखेंगे? को लिखेंगे। तो मात्रा इसकी भी है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है? ओ मिला हुआ है। अब ये मैंने लिखा, इसकी कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे हलंत लगा दिया तो इसकी कोई मात्रा नहीं है। आगे देखिएगा कि अर्धवर्ण की मात्रा की गणना नहीं की जाएगी। इस प्रकार का वर्ण आपको कहीं अगर दिख जाए हलंत वाला तो उसकी मात्रा आपको नहीं गिननी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी भी वर्ण की 2 से अधिक मात्राएं नहीं हो सकती। यानी हमने बात की थी कि दीर्घ जो यानी गुरु जो वर्ण है उसकी 2 मात्राएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिसकी 3 मात्राएं हो। तो 3 मात्राओं 4 मात्राओं की कोई नहीं होता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि अनुस्वार से युक्त वर्ण की मात्रा गुरु मानी जाएगी। अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो है रहेगा इसकी मात्रा क्या मानी जाएगी? गुरु मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंस, क्या लिखा है? कंस लिखा है, तो इस कंस की कै की जो मात्रा है वो क्या मानी जाएगी? गुरु मानी जाएगी। और इसमें ए मिला हुआ है तो इसकी ये मानी जाएगी, तो इसका रहेगा ये वाला, ठीक है। चलिए आगे है कि चंद्र बिंदु वाले वर्ण की मात्रा प्रयुक्त स्वर के अनुसार होगा। अब जैसे मैंने लिखा चांद, क्या लिखा? चांद लिखा, तो इसमें क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ है। आ मिला हुआ तो ये गुरु रहेगा और ये लघु रहेगा, ठीक है, गुरु लघु। अब यहाँ पे देखिएगा एक में शब्द काम में लेता हूँ हंस। हंस जो शब्द है इसमें है रहेगा, हंस जो शब्द है इसमें भी चंद्र बिंदु लगी हुई, लेकिन इसमें ए है। ए का मतलब लघु है
और श का मतलब लघु है। तो ये रहेगा इसका फॉर्मेट। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगी बात। अगला रहेगा कि संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाएगा। जो संयुक्त वर्ण है उससे जो पूर्व का जो वर्ण है वो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। अब देखिएगा कैसे समझते हैं इसको। मैंने लिखा आदित्य, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ आदित्य। मैंने क्या लिखा, आदित्य लिखा। अब यहाँ पर आ है तो आ के देखो, आ का तो हो गया गुरु, यहाँ पर दी है, दी का मतलब ये छोटी वाली ई है, ये भाई ये वाली ई है तो इसका मतलब तो लघु ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आधा तय और ये आ रहा है, क्या आ रहा है, आधा तय और ये आ रहा है। तो आधा तय जब भी आए तो इससे पूर्व वाला वर्ण जो है भाई, जो पूर्व वाला वर्ण है वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या लगाना है, ये लगाना है और इसकी प्रकृति के अनुसार करना है। फिर इसको हटा देना, यहाँ से कुछ नहीं मानना है इसको। ये में क्या मिला हुआ, ए मिला हुआ, तो ये रहेगा लघु। तो इस प्रकार की मात्राएं जो है वो इसकी रहने वाली है। यानी जब भी संयुक्त वर्ण आए उससे पहले वाला वर्ण जो है उसको क्या मान लिया जाएगा, गुरु माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि विसर्ग युक्त वर्ण जो है वो गुरु माना जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं लिखता हूँ अतः, क्या लिखा मैंने, अतः लिखा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है विसर्ग। तो विसर्ग वाला जो वर्ण है उसको क्या मानना है आपको, गुरु मानना है। क्या मानना है, गुरु मानना है। चलिए आगे मैं बात करूं कि किसी शब्द के प्रारंभ में अगर संयुक्त व्यंजन आए तो गुरु मात्रा नहीं होगी। शब्द के प्रारंभ में, जैसे मैं कहूं, मैंने कहा प्रकार, प्रकार। अब प्र में देखिए र मिला हुआ है लेकिन प्रथम वर्ण है तो इसकी प्रकृति के अनुसार जो है वो ये क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रासाद, मैंने लिखा प्रासाद, प्रासाद में क्या आएगा, गुरु, गुरु लघु आएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन संयुक्त है, ये भी संयुक्त है क्योंकि इसमें प और र है, इसमें भी प और र है, लेकिन ये लघु है और ये गुरु है। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में अगर संयुक्त व्यंजन आता है तो उसकी मात्रा गुरु मात्रा नहीं मानी जाएगी, यानी वो उसकी प्रकृति के अनुसार होगा, जैसे मैंने इन दो उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चरण के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु को गुरु या लघु कुछ भी माना जा सकता है, गुरु को लघु भी माना जा सकता है। वो सिर्फ छंद की पूर्ति के लिए है। छंद में जो अपने जो रहेंगे, मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन किस प्रकार से जो वहाँ पर रहेगा। छंद की पूर्ति के लिए छंद में वर्णों की मात्राओं की गिनती जो वो पूरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, कई बार लघु को गुरु भी करना पड़ सकता है और गुरु को लघु भी करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे वाला नियम रहेगा कि कई बार उच्चारण को ध्यान में रखकर भी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे तुम्हारा, ये मैंने लिखा तुम्हारा, तो यहाँ पे इसका उच्चारण होता है कि तुम्हारा, क्या उच्चारण होता है, तुम्हारा उच्चारण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये अर्ध संयुक्त व्यंजन आ रहा है, संयुक्त वर्ण आ रहा है। संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण आपने अभी मैंने बताया कि गुरु होता है, लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हो रहा है, तुम्हारा की तरह हो रहा है। तो यहाँ पर लघु रहेगा, यहाँ पे गुरु और यहाँ पर गुरु। वास्तव में इसका होना यह चाहिए था कि यहाँ पर भी गुरु आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो तुम्हारा की तरह हो रहा है। इसलिए ये उच्चारण को ध्यान में रखकर भी जो है वो मात्राओं का निर्धारण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे मैं बात करूं गणों को लेके, तो देखिए वर्णों या मात्राओं का जो समूह होता है वो कहलाता है गण। यानी वर्ण और मात्राओं का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। अब गण का अर्थ जो है वो होता है समूह। गण किसे कहते हैं, समूह को कहते हैं। यानी 3 अक्षरों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। ठीक है, और गणों की संख्या हम मानेंगे कितनी, 8 माननी है। अपने को कितनी माननी है, 8 माननी है। मानने का मतलब ये नहीं कि आप मान रहे हो आगे से ही 8 ही है भैया ना, चलिए घबराने की बात नहीं है। इसका जो सूत्र रहेगा वो आपको याद होना चाहिए, अभी याद कर लीजिएगा। यमाता राज बहन शलगा, यमाता राज बहन शलगा जो है वो इसका सूत्र रहेगा, ये याद रखना। ये सूत्र जिसको याद है उसको गणों की गिनती में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा छंद उसको जो है वो अंगुलियों पर रहेगा, पूरा का पूरा छंद जो है वो आप फटाफट से कर सकते हैं अगर आपको ये सूत्र याद है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये आपके जो वर्ण दिए गए हैं, इसमें शुरू के जो 8 वर्ण हैं वो सिर्फ गणों के सूचक हैं, और लास्ट के जो ल और जो गा लिखा हुआ है, इस ल का मतलब होता है लघु और गा का मतलब होता है गुरु। ठीक है, यानी ये सारे वर्ण जो हैं, जो शुरू के जो 8 वर्ण हैं वो तो गणों के सूचक हैं कि 8 गण होते हैं, और लास्ट के जो ल और जो गा आया है उसका मतलब है, ल का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु। ये कई बार सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे एक सारणी को लेके
बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। ये सूत्र मैंने नीचे लिखा है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए 8 गण हैं अपने, कितने हैं? 8 हैं। 8 के क्रम मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। अब गण देखिएगा, पहला गण जो है ये, अब इसमें कुछ नहीं करना, ये पहले वाला वर्ण जो है इसके सिर्फ गण लगाना है। जैसे पहले वाला ये है तो क्या कर दिया मैंने? यगण कर दिया। दूसरा मैं है तो मैंने इसको क्या कर दिया? मगण कर दिया। तीसरा ता है तो इसको मैंने क्या कर दिया? तगण कर दिया। चौथा र है तो इसको मैंने रगण कर दिया। पांचवा ज है तो मैंने इसको जगण कर दिया। फिर है भय है तो इसको भगण कर दिया। न है तो नगण कर दिया। और स है तो सगण कर दिया। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब यगण जो गण होगा उसमें मात्राएं कैसी रहेंगी? अब कैसी रहेंगी देखिएगा। यगण में ये रहेगा यमाता, ये मैंने उदाहरण लिखा है यमाता, ये वाले लिखे हैं इधर, सारे के सारे ये वाले ही लिखे हैं यमाता, ये माता। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से, ताकि अपने को फिर से समझने में आसानी हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको करूँगा लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा फिर से हो गया ना, गुरु लगा दिया, यहाँ पे क्या आएगा? लघु ही आएगा, यहाँ पर लघु, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये भी लघु और ये गुरु। अब देखिएगा मैंने क्या लिखा कि यगण, यगण का मतलब ये माता, तीन लेंगे ना भाई, ये माता। अब यहाँ पर ये माता, ये का मतलब ये रहा एक, और फिर रहा ये लघु, गुरु और गुरु, तो लघु, गुरु और गुरु, ये देखिएगा लघु, गुरु और गुरु। अब फिर है मगण, मगण यहाँ से शुरू हुआ है, इसको छोड़ दो अभी आप, मगण यहाँ से शुरू हुआ है तो मातारा, मातारा, तो तीनों ही क्या रहेंगे? गुरु रहेंगे। देखिए मातारा, ये तीनों ही क्या है? गुरु है। 1 2 3, 3 तक लेना है मातारा। यहाँ पर देखिएगा मातारा या जाएगा, जो भी है उदाहरण आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मातारा, यहाँ से याद रखना, उदाहरण कोई अलग से याद नहीं करना इसका, ये सूत्र याद है, इसका मतलब ये सारे गण याद हैं, गणों के जो चिन्ह हैं वो भी सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो या मातारा, मातारा में 3 गुरु हैं। अब फिर अगला रहेगा तगण, तगण का मतलब ताराज है, ताराज का मतलब गुरु, गुरु और लघु, गुरु, गुरु और लघु रहेगा। फिर अगला है अपना कि अगला जो रहेगा तारागण के बाद में रगण, रगण में क्या रहेगा? राजभा, राजभा में देखो क्या होगा? शुरू में रा गुरु है, फिर जय लघु है और फिर भा क्या है? गुरु है। तो देखिएगा राजभा यानी गुरु, लघु, गुरु, ठीक है, ये रहेगा। फिर है अपना जो रहेगा जगण, जगण में देखो क्या होगा? जय भान है, जय भान का मतलब जय लघु होगा और फिर भा गुरु रहेगा और फिर न क्या रहेगा? लघु रहेगा, जबान, तो जय भा न, ठीक है। आगे देखिएगा फिर है भगण, भगण में क्या होगा? भानस है, तो भानस में देखो क्या होगा? गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, ये रहेगा, ठीक है। फिर है नगण, नगण में क्या होगा? न से ल, न से ल, न से ल रहेगा, न से ल, तो न से ल रहेगा, तो तीनों क्या है? तीनों ही क्या है? लघु है। फिर देखिएगा फिर लास्ट का बचता है अपना सगण, सगण का मतलब से लेगा, से लेगा, से लेगा का मतलब लघु, लघु, और लास्ट का क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये संयोजन आपको याद रखना है। 8 गणों के नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये चीजें सरल है, मैंने सरलता से इसको समझाया भी है कि ये सूत्र याद रखिए आप, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सूत्र रखिए और इसको पढ़ने का तरीका और इसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। ये मैंने पूरा बता दिया कि कैसे इसको काम में लेना है, कैसे इसको समझना है, किस प्रकार आपको गणों की जो गणना है वो करनी है, किस प्रकार चिन्ह आपको लगाने हैं, वो सारा का सारा इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से एक नया वीडियो जो है वो इसके लिए अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए हम जो है हमेशा तैयार रहते हैं, बढ़िया से काम भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ में आई होगी पूरी बात। अभी हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। अभी हमारा ये टॉपिक जो है इसका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। जितने छंद हैं उन सब को लेके मैं यहाँ पर बात करूंगा, बढ़िया से उनको समझाने का प्रयास करूंगा। अब चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, वो उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को छंद जो टॉपिक है वो अपने को बढ़िया से क्लियर करवाना है, और मैं करवा के रहूँगा, बहुत बढ़िया से करवाऊँगा। आपको ये चीज़ें कैसी लगी, आपको कैसा आपको ये जो है समझ में आया, वो आप कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे बढ़िया और भी जो है आगे से आगे बढ़िया क्लासेज जो है वो आपके लिए अरेंज की जा सके। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।